जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 के लिए। यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये सीरीज नंबर 7 है। इसमें हम लोग एसएसटी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो सीटेट में पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसमें एनसीईआरटी से प्रश्न लिए जाते हैं, कुछ आपके एसएसटी पेडागोगी के प्रश्न लिए जाते हैं और उन तमाम प्रश्नों का मिक्सचर होता है। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। ये बिल्कुल एकदम आपके नवीन पैटर्न पे आधारित है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं और आप देखेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है प्रश्न की विलय नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं, हिस्ट्री से प्रश्न लिए गए हैं। पूछ रहा है कि विलय नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। क्या वो लॉर्ड क्लाइव था, या लॉर्ड डलहौजी था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 विकल्प है आपके सामने मेरे भाई, बताइए कौन सा विकल्प ठीक होगा। देखिए जो 4 विकल्प है उसमें जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प नंबर ख हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर विकल्प सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर है। विलय नीति के बारे में देखिए होता क्या है, यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी और इसके अनुसार ये क्या था नीति, इसके अनुसार यदि किसी भी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। और इस नीति के तहत सतारा, संबलपुर, झांसी जैसे अनेक राज्यों को हड़पा गया। आप सभी जानते होंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इसी तरह की, उनके भी राज्य को मिलाने के लिए इसी तरह से संघर्ष हुआ और आपने तमाम कहानियों में पढ़ा है। ठीक है, तो विकल्प आपका हो जाता है बी सही, यानी लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया। देखिए मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि मुगल सल्तनत के सबसे अंतिम बादशाह होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि 1857 के क्रांति जो हुई उसमें बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके कहाँ पे ले गया, कहाँ रखा गया था। तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प ग होगा, यानी रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद अंतिम जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर रंगून जो म्यांमार में है वहां भेज दिया गया और फिर वहां पे उनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। मेरे भाई ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए बात करें अगर 1857 की क्रांति की, तो आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, अच्छा, जो बाद में विफल भी हो गई। कारण था कि एक सही नेतृत्व नहीं था, सही कोई उसके साथ कोई ऐसा नेता नहीं था जो उसका नेतृत्व कर सके। आप सभी जानते हैं कि बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है ना। इस तरह से तमाम लोग 1857 की क्रांति का अपने अपने क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका के बारे में और आप बताइएगा। कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और इस पर विचार करके फिर आपको सही विकल्प बताना है। पहला कथन है कि मृदा की सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस और वनस्पति की मात्रा सबसे अधिक होती है, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि जो उपमृदा में बालू, गाद और क्ले का मिश्रण होता है। और कथन तीसरा कह रहा है कि चट्टानी मलबे के नीचे जनक चट्टानें पाई जाती हैं। अब आपके सामने 4 विकल्प है, सत्य कथन का चयन करना है। बताइए क्या केवल पहला और दूसरा कथन ठीक है, या दूसरा और तीसरा कथन ठीक है, या पहला और तीसरा कथन ठीक है, या पहला, दूसरा और तीसरा यानी सभी कथन ठीक हैं। बताइए मेरे भाई सही विकल्प क्या होगा। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन क्या है मेरे भाई, सही है। देखिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 के अनुसार ये आपका जो क्वेश्चन लिया गया है वो एनसीईआरटी
के ज्योग्राफी क्लास 8 से लिया गया है और उसके अनुसार मृदा की सबसे ऊपरी परत ह्यूमस से भरपूर होती है जो इसे उपजाऊ बनाती है। दूसरी परत उपमृदा में सूक्ष्म कण होते हैं, जबकि सबसे निचली परत जनक चट्टान होती है जो मिट्टी के प्रकार और खनिज की संरचना को निर्धारित करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन के संदर्भ में कह रहा है कि चोल प्रशासन में सभा का मुख्य कार्य क्या था। सभा जो होती थी उसका मुख्य कार्य क्या है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा। क्या आम जनता के झगड़ों का निपटारा करना सभा का कार्य था, या फिर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि यानी ब्रह्मदेय का प्रबंधन करना सभा का कार्य था, या युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती करना, या केवल विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखना। तो मेरे भाई विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी और उन्हीं का प्रबंधन करना सभा का मुख्य कार्य होता था। ये आपको ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी क्लास 7 से लिए गए प्रश्न है। इतिहास के अनुसार जो सभा होती है वो प्रबुद्ध ब्राह्मणों की परिषद थी जिसे ब्रह्मदेव गांवों के मंदिरों और सिंचाई का प्रबंधन करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल काल में चारबाग शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के बारे में आपको बताना है कि मुगल काल में जो चारबाग होती थी, चारबाग शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी इन्हें 4 समान हिस्सों में कृत्रिम नहरों द्वारा विभाजित किया जाता था, उसे ही चारबाग शैली कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए बाबर ने चारबाग शैली यानी चार बागान की औपचारिक योजना शुरू की थी, ठीक है ना। इन्हें दीवारों से घेरा जाता था और नहरों द्वारा 4 वर्गाकार हिस्सों में बांटा जाता था, जिसे चारबाग शैली कही जाती थी मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग जो 1875 में गठित हुआ, वो क्यों उसका गठन किया गया। ये प्रश्न है आपके सामने कि जो दक्कन दंगा आयोग 1875 में गठन हुआ, वो गठन क्यों किया गया था। क्या नील की खेती करने वाले किसानों की शिकायतों के लिए, या रैयतों यानी जो किसान होते थे उनके द्वारा साहूकारों के विरुद्ध किए गए विद्रोह की जांच हेतु, या राजाओं की अधिकार छीनने के विरोध में, या अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, बताइए। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे, उनके द्वारा साहूकारों के विरुद्ध किए गए विद्रोह की जांच हेतु दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया, जो 1875 में किया गया था। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर में किसानों ने साहूकारों के विरोध विद्रोह किया था, ठीक है ना, इसलिए दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत स्थित है, बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या फिर बाह्य वायुमंडल, बताइए। क्षोभ, समताप, मध्य या फिर बाह्य वायुमंडल, कौन सा विकल्प ठीक होगा। देखिए इसका विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी समताप मंडल ओजोन परत, ओजोन गैस जो है उसकी परत कहाँ है मेरे भाई, तो है समताप मंडल में। ध्यान रखिएगा ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य की हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है, जो पृथ्वी पे आने से रोकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न काली मिट्टी से संबंधित है और प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी के बारे में कौन सी विशेषता सही है। काली जो मिट्टी है उसके बारे में कौन सी विशेषता सही है। यह रेतीली होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, या फिर यह केवल उत्तर भारत के मैदानों में मिलती है, या फिर इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बात करें अगर काली मिट्टी की तो देखिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं मेरे भाई, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह महीन कणों यानी मृत्तिका से बनी होती है और एक कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है मेरे भाई, बताइए कौन सी मिट्टी है कपास की खेती के लिए। तो मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि काली मिट्टी के लिए कपास की खेती के लिए सबसे सही मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ये जीन पियाजे के से संबंधित प्रश्न है और कह रहा है आपसे कि जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त ऐतिहासिक अवधारणाओं जैसे लोकतंत्र या संप्रभुता
को समझने के लिए छात्र का किस अवस्था में होना आवश्यक है? बताइए। प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त ऐतिहासिक अवधारणाओं जैसे लोकतंत्र या संप्रभुता को समझने के लिए छात्र का किस अवस्था में होना आवश्यक है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गामक अवस्था। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में मेरे भाई? 4 भागों में। चलिए बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना? कौन सी अवस्था हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए 11 वर्ष के बाद छात्र अमूर्त चिंतन में सक्षम हो जाता है। आप सभी जानते होंगे, अगर आपने जीन पियाजे को पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत बताए, 4 अवस्थाएं बताए। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डिटेल में आप इसको पढ़े ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित, और प्रश्न कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यदि एक छात्र मैप भरने में शिक्षक से संकेत लेता है, ठीक है ना, तो यह सहायता कहलाती है। क्या कहलाती है? बताइए। प्रश्न बहुत साफ और सिंपल है कि यदि एक छात्र मैप भरने में शिक्षक से संकेत लेता है, ठीक है ना, यानी कोई हिंट्स लेता है, तो यह सहायता क्या कहलाती है? बताइए। क्या वह अनुकूलन कहलाती है, या फिर स्कैफोल्डिंग कहलाती है, या फिर आत्मसातकरण कहलाती है, या फिर अनुवांशिकता कहलाती है? क्या कहलाती है मेरे भाई? देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब भी शिक्षक किसी भी छात्र को थोड़ा सहयोग करके और फिर हट जाए, ऐसे को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखिएगा। जो स्कैफोल्डिंग होता है मेरे भाई, वो जेडपीडी के भीतर आता है। ठीक है ना? अच्छा, जेडपीडी जो है, जेडपीडी के अंदर ही यह एक अस्थायी सहायता है, और अस्थायी जो सहायता है जेडपीडी के अंदर, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार नियमों का पालन इसलिए करना ताकि सजा न मिले, नैतिकता का कौन सा स्तर है? बताइए। कह रहा है प्रश्न फिर से समझिए कि नियमों का पालन इसलिए करना, किस लिए करना है? ताकि सजा न मिले, यह नैतिकता का कौन सा स्तर है? क्या यह उत्तर पारंपरिक स्तर है, या फिर पूर्व पारंपरिक है, या पारंपरिक है, या फिर सामाजिक अनुबंध है? क्या है मेरे भाई? तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था है यह। ठीक है ना? नैतिक विकास के सिद्धांत का पूर्व पारंपरिक अवस्था है। देखिए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास पहले स्तर का हिस्सा होता है। यह आपने अगर पढ़ा होगा कोहलवर्ग का सिद्धांत, तो आपने जरूर देखा होगा इसे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है जीन पियाजे से संबंधित, और प्रश्न ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार यदि एक बच्चा यह समझता है कि नदी का पानी मोड़ने पर भी उसकी कुल मात्रा उतनी ही रहेगी, तो वह भूगोल की संरक्षण की अवधारणा को समझ चुका है। यह किस अवस्था की विशेषता है? बताइए। प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल है। साधारण शब्दों में कहें तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एक बच्चा यह समझता है कि नदी का पानी मोड़ने पर भी उसकी कुल मात्रा उतनी ही रहेगी, तो वह भूगोल की संरक्षण की अवधारणा को समझ चुका है। यह किस अवस्था की विशेषता है? बताइए। क्या यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? देखिए इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है मेरे भाई। इस बात को आप ध्यान रखिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस आयु में जो बच्चा होता है वो संरक्षण का गुण जान जाता है, यानी द्रव्यमान आयतन के सिद्धांत को समझ लेता है। ठीक है ना? भूगोल में मिट्टी, जल और आयतन की समझ इसी अवस्था में विकसित होती है। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की से
प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य के दौरान छात्रों को स्केफोल्डिंग प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य के दौरान छात्रों को स्केफोल्डिंग प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए। विकल्प है, ए कह रहा है कि छात्रों को उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर की चुनौतीपूर्ण समस्या देना और जरूरत पड़ने पे हल्का हिंट्स देना, संकेत देना। विकल्प बी कह रहा है कि छात्रों को बिना किसी सहायता के अकेले छोड़ देना। और विकल्प सी कह रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट खुद बनाकर छात्रों को केवल लिखने के लिए देना। और विकल्प डी कह रहा है कि केवल उन्हीं कार्यों को देना जो छात्र पहले से जानते हैं। बताइए, ये चार विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प बताइए। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी छात्रों को उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर की चुनौतीपूर्ण समस्या देना और जरूरत पड़ने पे हल्का हिंट्स देना, संकेत देना ही इसके फोल्डिंग है। ठीक है ना, बात क्लियर हो रहा है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है यानी ZPD, वह अंतर है जिसे बच्चा किसी विशेषज्ञ या शिक्षक की सहायता से पार कर सकता है। ठीक है, जहां बच्चा अटकता है, अगर वहां शिक्षक ने सहयोग किया, उसे ही स्केफोल्डिंग कहलाता है, जो ZPD के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग से संबंधित, और प्रश्न कुछ यूं है कि उत्तर पारंपरिक स्तर पर एक व्यक्ति नागरिक शास्त्र के मुद्दों पर कैसे निर्णय लेगा। कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर पारंपरिक स्तर पर एक व्यक्ति नागरिक शास्त्र के मुद्दों पर कैसे निर्णय लेगा। वह केवल सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करेगा, या फिर वह समाज के नियमों को अंतिम मानेगा, चाहे वो न्यायपूर्ण हो, चाहे वे अन्यायपूर्ण हो। विकल्प सी कह रहा है मेरे भाई कि वह सार्वभौमिक मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को कानून से ऊपर रखेगा। और डी कह रहा है कि वह केवल अपने लाभ के आधार पर कार्य करेगा। बताइए, सही विकल्प क्या होगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी वह सार्वभौमिक मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को कानून से ऊपर रखेगा। ठीक है ना, तो ये विकल्प आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस स्तर पर व्यक्ति समझता है कि जो कानून होता है मनुष्य की भलाई के लिए है, और यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो नैतिक रूप से उनमें सुधार जरूरी है। अगला प्रश्न है महापाषाण के संदर्भ में, और कह रहा है कि महापाषाण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, कथन आपके सामने है। ए कह रहा है कि ये पत्थर के औजार थे जो खेती के लिए उपयोग किए जाते थे। बी कह रहा है कि उनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सी कह रहा है कि केवल मौर्य काल के महलों के अवशेष हैं। और डी कह रहा है यह समुद्र के नीचे पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पत्थर हैं। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी उनके उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में 3000 साल पहले कब्रों के चारों ओर बड़े पत्थर लगाए जाते थे, जिन्हें महापाषाण कहा जाता था। ये आपके NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा के 3 मुख्य प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं यहाँ रुका हूँ थोड़ी देर, आप कमेंट जरूर करिए यदि आपको इसका उत्तर मालूम है। वर्षा के 3 मुख्य प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार नहीं है। 4 विकल्प है। संवहनी वर्षा, दूसरा है चक्रवाती वर्षा, तीसरा है चुंबकीय वर्षा, और चौथा है पर्वतीय वर्षा। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प ठीक होगा, कमेंट करिए। आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किया होगा। अब देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प सी हो जाएगा, यानी चुंबकीय वर्षा। यह वर्षा के 3 जो मुख्य प्रकार होते हैं उसमें चुंबकीय वर्षा कुछ नहीं होता है। वर्षा होती है संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से वर्षा हैं। ठीक है ना, वर्षा के केवल 3 मुख्य रूप हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवाती और पर्वतीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान
की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? बताइए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है मेरे भाई? क्या वह भारत का राष्ट्रपति है, या फिर भारत की संसद है, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर भारत का प्रधानमंत्री है? देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी भारत का सर्वोच्च जो न्यायालय है वो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। यदि सरकार का कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है, बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद मुद्दे जैसे जातिवाद या जेंडर, ठीक है ना, जातिवाद या जेंडर को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए कह रहा है कि उन मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। बी कह रहा है कि सही योजना के साथ सम्मानजनक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा का आयोजन करना चाहिए। सी कह रहा है केवल अपनी व्यक्तिगत राय थोपनी चाहिए। और डी कह रहा है छात्रों को इस विषय पर बात करने के लिए दंडित करना चाहिए। देखिए, बहुत आसान है और इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा। सबसे पहले उन विकल्पों को एलिमिनेट कर दीजिए, छांट दीजिए, काट दीजिए जो आपको लग रहे हैं कि ये नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, चर्चा किया था एक क्लास में, कि जहां भी केवल शब्द आए ऐसे विकल्पों को काट दें, तो ये नहीं हो सकता। जहां दंड देने की बात है ऐसे भी विकल्प को काट दें तो ये भी नहीं हो सकता, दो कट गए। अच्छा, नजरअंदाज भी नहीं करना है बच्चों को, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा, इसको काट दें। बचा विकल्प बी, तो विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी सही योजना के साथ सम्मानजनक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है चोल प्रशासन के संदर्भ में, और कह रहा है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में ब्रह्मदेय का क्या अर्थ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, इसका सही अर्थ है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सामने, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए, 21 जून को सूर्य की जो किरण है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मेरे भाई, इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहा जाता है। विकल्प सी बिल्कुल ठीक हो जाता है, बात ध्यान रखिएगा। उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और वहां ग्रीष्म ऋतु होती है। कब? उत्तर अयनांत के समय 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, आदिवासियों को उनके जंगलों से विस्थापित करने का प्रमुख कारण क्या है? वहां केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, या खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, आदिवासियों का स्वेच्छा से शहर जाना, या वहां खेती पर प्रतिबंध लगाना? विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करना। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि एक बच्चा मानचित्र पर दूरी को वास्तविक भूमि की दूरी से जोड़ने में असमर्थ है। ठीक है, एक बच्चा है जो मानचित्र पर दूरी को वास्तविक भूमि की दूरी से जोड़ने में समर्थ है, तो पियाजे के अनुसार उसमें किस क्षमता का विकास होना अभी बाकी है? बताइए, बताइए सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, जो सही विकल्प होगा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, यानी अनुपातिक चिंतन का विकास होना अभी उस बच्चे में बाकी है। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच छात्रों की कैसे मदद करता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो प्राइवेट स्पीच है वो छात्रों को कैसे मदद करता है? यह केवल दूसरों को परेशान करता है, या छात्रों को अपने स्वयं के कार्यों और जटिल समस्याओं को निर्देशित करने में मदद करता है,
या फिर यह दर्शाता है कि छात्र भ्रमित है, या यह केवल रटने की एक विधि है? देखिए मेरे भाई, विकल्प को जब आप छांटेंगे तो बात अगर रटने की आ जाती है तो ऐसे विकल्प को काट दें। छात्र भ्रमित हैं, ऐसे विकल्प को भी काट दें। ठीक है, परेशान हैं, भ्रमित हैं, रट रहे हैं, केवल हैं, ऐसे विकल्प को मैंने आपको कहा था कि काट देना है। विकल्प बिल्कुल गलत होते हैं। तो बचा विकल्प बी, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी यह छात्रों को अपने स्वयं के कार्यों और जटिल समस्याओं को निर्देशित करने में मदद करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में क्या बदलाव आया? बताइए। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश नीति में बदलाव आया वह यह आया कि सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को हस्तांतरित कर दी गई। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, यह मैं कल भी आपको पढ़ाया था क्वेश्चन में। अब आपको बताना है कि सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्रों में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो आकलन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पोर्टफोलियो आकलन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए। देखिए इसका विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी यह छात्रों के क्रमिक विकास का प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पुहार यानी कावेरी पट्टनम पत्तन का उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है। यह किस राजवंश का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? बताइए। प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पुहार यानी कावेरी पट्टनम पत्तन का उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है। यह किस राजवंश का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? पल्लव, चोल, चेर या चालुक्य? बताइए। देखिए इसका विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी चोल राजवंशों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। संगम साहित्य के अनुसार जो पुहार है चोलों का एक समृद्ध पोर्ट था। यहाँ से घोड़े, कीमती पत्थर और काली मिर्च का व्यापार होता था। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्फ्रेड वीने के अनुसार यदि एक छात्र की मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान है तो उसका बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू स्तर क्या होगा? बहुत सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, कि मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु बटे 100। ठीक है, आप लोग ऐसा पढ़े भी होंगे। बताइए सही विकल्प क्या होगा? बताइए इसका सही विकल्प बताइए। आप पढ़े हैं ना इसको, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 और फिर आपका बुद्धि लब्धि आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर करेंगे आप मानसिक आयु को मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो आपका बुद्धि लब्धि आ जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी 100 यानी सामान्य औसत बुद्धि लब्धि। ठीक है ना। देखिए बुद्धि मापने का सूत्र होता है, आपको मैंने बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यदि मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, जैसे 10/10, तो परिणाम 100 आता है। विनय के अनुसार 90 से 110 के बीच का आईक्यू जो है औसत बुद्धि को दर्शाता है। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की कौन सी परत मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी है और अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण तरल अवस्था में मानी जाती है? बताइए। पृथ्वी की कौन सी परत मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी है और अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण तरल अवस्था में मानी जाती है? 4 विकल्प आपके सामने है, प्रपटी, मेंटल, बाह्य कोण, आंतरिक कोण। देखिए इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कौन सा? बाह्य कोण। ठीक है ना। देखिए जो क्रोण है वो निकिल और फेरस से बना है। ठीक है ना, जो क्रोण होता है वो निकिल और फेरस से बना है और आंतरिक कोण अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है,
जबकि बाह्य कोण तरल अवस्था में है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक छात्रों को भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए समूह चर्चा करने के लिए समूहों में विभाजित करता है। वह छात्रों को उन बिंदुओं पर संकेत देता है जहां वे अटकते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह प्रक्रिया क्या है, बताइए। फिर से प्रश्न समझिए कि एक शिक्षक छात्रों को भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए समूह में विभाजित करता है। वह छात्रों को उन बिंदुओं पर संकेत देता है जहां वे अटकते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह प्रक्रिया क्या है? क्या यह आत्मसातकरण है, या फिर स्कैफोल्डिंग है, या फिर अहम केंद्रित वाक्य है, या फिर दंड और पुरस्कार है? देखिए मेरे भाई, जब भी कोई छात्र पढ़ता है और कहीं बीच में अटकता है और शिक्षक हल्का सहयोग देके उसे आगे बढ़ा देता है, तो इसको इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग किस में आता है? तो यह आता है जेडपीडी में। ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो देखिए मेरे भाई, न्यायिक प्रक्रिया का अर्थ होता है न्यायपालिका द्वारा जनहित के मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना और कार्यपालिका को निर्देश देना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 वर्ष का एक बच्चा यह समझने लगा है कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर भी उसका भार वही रहता है, तो पियाजे के अनुसार वह किस अवस्था में है, बताइए। देखिए, इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी वह किस अवस्था में है मेरे भाई? तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है आपका एनसीएफ 2025 के अनुसार, एनसीएफ 2025 के अनुसार, सॉरी एनसीएफ 2005 होगा यहाँ पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए, बताइए। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों को रटने में, या छात्रों को आलोचनात्मक सोच और समस्याओं के विश्लेषण की क्षमता को विकसित करने में, या केवल वार्षिक लिखित परीक्षा के अंकों को, या फिर मानचित्र पर राज्यों को सही भरने की गति को। देखिए मेरे भाई, विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, समस्याओं के विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने में ज़्यादा जोर देना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के संदर्भ में मैसूर का शेर कहे जाने का कारण और उनकी सेना की क्या विशेषता थी? क्या वे केवल घोड़ों का उपयोग करते थे? उन्होंने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए फ्रांसीसियों की सहायता ली, या फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ कभी युद्ध नहीं किया, या उन्होंने केवल परंपरागत हथियारों का प्रयोग किया? तो मेरे भाई, विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी उन्होंने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए फ्रांसीसियों की सहायता ली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है कि एक छात्र कहता है कि मुझे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पुलिस मुझे दंडित करेगी। तो वह कोहल वर्ग के किस स्तर पर है? पारंपरिक स्तर, या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर, या पूर्व पारंपरिक स्तर, या सामाजिक अनुबंध? देखिए, वह पूर्व पारंपरिक स्तर पे है। ठीक है ना। बात समझिए, इस स्तर पर नैतिकता बाहरी दंड या पुरस्कार पर आधारित होती है। बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है ताकि उसे शारीरिक सजा न मिले, नुकसान न हो। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे पृथ्वी से प्रसारित होने के बाद पुनः परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल, या फिर मध्य मंडल? तो देखिए मेरे भाई, विकल्प सी बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी बाह्य वायुमंडल है जहां से रेडियो तरंगे वापस आ जाती हैं। देखिए, बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल स्थित है। इसमें आवेशित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। ठीक है ना, जिससे संचार संभव होता है।
अगला प्रश्न है कि एक छात्र को मानचित्र पढ़ने, दिशाओं को समझने और त्रिआयामी कल्पना करने में महारत हासिल है, तो गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि प्रधान है? बताइए। एक छात्र को मानचित्र पढ़ने, दिशाओं को समझने और त्रिआयामी कल्पना करने में महारत हासिल है, तो गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि प्रधान है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि या स्थानिक बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? देखिए विकल्प सी सही हो जाता है, यानी उसमें स्थानिक बुद्धि प्रधान है, ठीक है ना। देखिए स्थानिक बुद्धि का उपयोग भूगोलवेत्ता, वास्तुकार और चित्रकार करते हैं। यह मानसिक रूप से आकृतियों और स्थानों की कल्पना करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है केयर गिविंग यानी देखभाल के काम को अक्सर कम मूल्य दिया जाता है क्योंकि इसे महिलाओं का प्राकृतिक कार्य माना जाता है। इस अवधारणा को क्या कहते हैं? देखिए होता क्या है कि घर में काम जो किया जाता है, जो घर में काम होता है, देखभाल का काम होता है या जो भी काम होता है घर का, जिन्हें महिलाएं करती हैं, तो अक्सर इसको कम मूल्य दिया जाता है, कम आंका जाता है क्योंकि इसे महिलाओं का प्राकृतिक काम यानी नेचुरल वर्क माना जाता है। तो इस अवधारणा को क्या कहते हैं? क्या लिंग संवेदनशीलता या लिंग रूढ़िवादिता या आर्थिक सशक्तिकरण या समान कार्य समान वेतन? बताइए। देखिए, इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी इसे लिंग रूढ़िवादिता माना जाता है, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। जब समाज यह मान लेता है कि घर का काम या बच्चों की देखभाल केवल महिलाओं की ज़िम्मेदारी है और इसके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है, तो यह जेंडर भेदभाव है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, जेंडर रूढ़िवादिता है, लिंग रूढ़िवादिता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान वराहमिहिर ने बृहत संहिता की रचना की। यह ग्रंथ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? औषधि विज्ञान, खगोल विज्ञान और भूगोल, केवल कविता और नाटक, मूर्तिकला? देखिए विकल्प 20 ठीक हो जाता है, यानी यह खगोल विज्ञान और भूगोल से संबंधित है मेरे भाई। अगला प्रश्न है वीने और साइमन परीक्षण 2005 1905 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बीने और साइमन परीक्षण जो 1905 में हुआ, बीने और साइमन ने मिलकर के बुद्धि परीक्षण 1905 में किया, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वयस्कों की व्यवसायिक क्षमता जांचना, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की पहचान कर उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करना, सैनिकों की भर्ती करना या केवल गणितीय प्रतिभा को मापना? तो देखिए विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की पहचान कर उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। कारण है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 4 विकल्प है मेरे भाई। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। तो ए रहे आपके आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे सेटेट में पूछे जाने की संभावना है। आप इस प्रश्नों को हल्के में मत समझिए। ये प्रश्न आपके सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, सभी छांट के प्रश्न लिए गए हैं। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।